हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्विजिटिव एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एक और नए पेपर के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 4 जुलाई 2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में जो आपका पेपर आया था जनरल अवेयरनेस सेक्शन का। स्पेशली मैं बात करूँ तो उसी पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मैं बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल में जो जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी 25 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या फिर जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है इन सभी पेपर्स का, तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं। ओके दोस्तों, तो इसीलिए जो स्टैटिक पोर्शन है उन्हें तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्हें समझने की कोशिश करिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टैटिक पोर्शन जो हैं वो रिपीटेडली रिपीट भी होते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बातें थी जो मैंने सोचा कि आपको वीडियो में आगे जाने से पहले बताना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही थी वो बातें। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। एक एक करके 25 क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट बोन जो है वो कौन सी है। और जो राइट ऑप्शन है आपका वो है फेमर। मतलब जो फेमर आपकी आप कह सकते हैं जो बोन है वो है, ये बोन थाई की बोन होती है। मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, ये थाई की बोन होती है और ये सबसे ज़्यादा बड़ी बोन होती है। लार्जेस्ट तो बोन होती ही होती है, साथ ही साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होती है ये हमारी ह्यूमन बॉडी की। चलिए, लार्जेस्ट बोन की तो बात कर ली, आगे बात करते हैं स्मॉलेस्ट बोन की। अगर बात हो तो जो हमारे ईयर्स के स्टेप्स होते हैं वो हमारे जो स्मॉलेस्ट बोन में आते हैं। हमारी बॉडी की सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है वो हमारे ईयर के स्टेप्स हैं। और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो वो लीवर हो जाता है। और हम लोग लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व की बात करें तो साइटिक नर्व जो है वो हो जाती है आपकी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ओके दोस्तों, तो ये चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो क्वेश्चन है आपका कि लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो वो फेमर है आपकी लार्जेस्ट बोन, और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी। स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो ईयर्स के जो स्टेप्स हैं वो हैं। और लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो लीवर हो गया। और आपका लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व की बात करें तो वो आपका हो गया साइटिक नर्व। तो ये चारों ही बातें हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इंटरनेशनल डांस डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो बताइए वो कौन से दिन को बनाया जाता है। तो 29 अप्रैल को हमारा इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि परफॉर्म होता है यूनेस्को के द्वारा, मतलब कि उनके अंतर्गत में ये आता है। ओके दोस्तों, अगर हम लोग आईटीआई मतलब कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो ये बनाई गई है 1948 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और इसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं मैं, अगर बात आए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स की, तो उसका जो फाउंडर है उनका नाम है चॉन्सी जे हेमले। और जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1946 में, और उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर आता है दोस्तों। तो ये दोनों ही जो इंटरनेशनल कमिटीज़ हैं या फिर आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट हैं, काउंसिल हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि किस हमारी इंडिया की पोस्ट को ये पावर दी गई है कि वो प्रमलगेट कर सकता है हमारे ऑर्डिनेंस को अंडर आर्टिकल 123। तो वो पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के अंतर्गत में ये पावर्स आती हैं कि वो जो है वो किसी भी ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकता है दोस्तों। अब मैं ये जो लिस्ट है कि अब तक हमारे देश के में जितने लोग आज़ाद हुए हैं उसके बाद तक अब तक ये सभी हमारे प्रेसिडेंट्स रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद जी हैं जो कि 2017 से बने हुए हैं और अभी तक वो हैं। ओके दोस्तों, 5 साल का इनका टेन्योर रहेगा। अगला अगर हम बात करें, इनसे पहले जो थे वो प्रणब मुखर्जी जी थे, जिन्होंने 2012 से 2017 तक के ये चीज़ें देखी थी। प्रतिभा पाटिल थी, और आपको मैं बता दूं एक और बात, प्रतिभा पाटिल यहाँ पे इकलौती ऐसी लेडी हैं जो कि आपकी प्रेसिडेंट रही हैं, और इनका टेन्योर था 2007 से लेके 2012 तक। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे 1950 से लेके 1962 तक। उसके बाद आए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी जो आप कह सकते हैं टेन्योर रहा था 1962 से 1967 तक दोस्तों। तो ये सभी थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने सोचा आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाएगा। तो इन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, आराम से नोट करना चाहते हैं तो इन सभी की चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी मतलब आप कह सकते हैं ये प्रीवियस ईयर की, तो इस प्रेजेंटेशन की मैं पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपको मेरी मेल पे
अपना मतलब मेल करना है बस और बोलना है कि सर पीडीएफ चाहिए और मैं मेल को पे आपकी मेल पे वो पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है कलाश्रम, और बोला गया है कि ये इंस्टीट्यूशन किसके अंतर्गत, मतलब कि वहाँ पे कौन जो है वो ट्रेनिंग देता है और कौन मतलब वहाँ पे लोगों को रखता है। तो उनका नाम है आपका पंडित बिरजू महाराज, उनके अंतर्गत ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आता है। ओके दोस्तों, तो नाम याद रखिएगा इनका, पंडित बिरजू महाराज जी। ओके, नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 वाला वो कहाँ पे मनाया गया था। तो 2019 वाला मनाया गया था आपका पुणे के अंदर, ध्यान रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में 2019 का जो है मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो मनाया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो पहली बार ये 2018 में बनाया गया था, और उस टाइम पे ये जो है ये आपका महाराष्ट्र जो इसका मतलब आप कह सकते हैं जो जीते थे मतलब लोग, जो आपकी स्टेट आई थी, तो सबसे पहली पोजीशन पे हरियाणा थी, फिर महाराष्ट्र और फिर दिल्ली आई थी। 2019 में महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे, हरियाणा सेकंड और दिल्ली थर्ड। और जो 2020 की बात करें तो सेम 2019 की तरह महाराष्ट्र फर्स्ट पे, हरियाणा सेकंड पे और दिल्ली जो थी वो थर्ड पोजीशन पे थी। अगर अभी आपके एग्जामिनेशन से बात करूं तो ये पूछा जा सकता है कि 2020 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो कहाँ मनाया गया था, तो गुवाहाटी असम के अंदर मनाया गया था, और 2021 में हरियाणा में मनाया जाएगा। तो ये सभी बातें जो हैं आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से मनाया गया है इसी साल ही कटक के अंदर 22 फरवरी 2020 में ये चीज़ें हुई गई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फिजिक्स में कब मिला। तो उन्हें 1921 के अंदर नोबेल प्राइज जो फिजिक्स के अंदर था वो मिला था। साथ ही साथ इन्हें 1999 के अंदर टाइम पर्सन ऑफ द सेंचुरी मिला था, मतलब कि बहुत बड़ी उपाधि इन्हें मिली थी। और इन्हें जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इन्हें मिला था क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब कि जो इनका लॉ था उसके वजह से इन्हें जो है आप मान सकते हैं कि ये जो उन्हें नोबेल प्राइज़ जो था वो इनको मिला था दोस्तों। नेक्स्ट हमारे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 2019 में मार्च के अंदर रिजर्व बैंक ने कितने रुपए लिए थे लॉन्ग टर्म फॉरेक्स स्वैप ऑक्शन से, और कि वो लोग कर सकें ईज ऑफ लिक्विडिटी अहेड ऑफ द इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन से रिलेटेड जो थी बातें उनसे रिलेटेड कितने रुपए जो थे वो लिए थे हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो वो जो थे वो आपके USD 5 बिलियन थे, मतलब कि मतलब $5 बिलियन जो है वो रुपए हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हो जाता है, और इस टाइम पे जो गवर्नर हैं वो हैं आपके शक्तिकांत दास। ये बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि एक प्राइज़ है, या फिर आप मान सकते हैं कि एक फिक्शन के लिए प्राइज़ दिया जाता है, वो है आपका पुलिट्ज़र प्राइज़। तो वो प्राइज़ 2019 वाला कौन सी आप कह सकते हैं नोवेल को मिला। तो द ओवर स्टोरी वो नोवेल है जिसे ये प्राइज़ मिला था दोस्तों। ओवर स्टोरी के ऑथर का नाम है रिचर्ड पावर्स, और इसे पब्लिश किया था 2018 में W नॉर्टन के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि ये जो द ओवर स्टोरी है, ये जो इनके राइटर हैं रिचर्ड पावर्स, ये इनकी 12th नोवेल है। और आपको एक और बात बता दूं मैं कि इसी द ओवर स्टोरी ने विलियम डेन हॉवेल्स मेडल भी जीता था 2020 के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ये बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर हम लोग पुलिट्ज़र प्राइज़ के बारे में बात करें तो इस साल ये प्राइज़ 3 नोवेल को मिला है। पहली नोवेल है आपकी द निकल बॉयज़, दूसरी नोवेल है आपकी द टोपिका स्कूल, और तीसरी नोवेल है आपकी द डच हाउस। इन तीनों नोवेल को इस साल ये जो है पुलिट्ज़र प्राइज़ जो है वो मिला था। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि कौन सी सिटी में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है वो स्थित है। तो रायपुर मतलब सिटी में ये स्थित है, और रायपुर की बात करें तो ये कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, और किस डेट को हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 में ये जो है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। रायपुर की बात करें तो रायपुर की रैंक जो है वो 7th आई थी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 के अंदर। ये बात भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की, तो ये इशू करती है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो वहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया विकई, और CM है वहाँ के भूपेश बघेल, तो जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। अगर वहाँ की बर्ड के बारे में बात करें, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बार जो है नेशनल बर्ड पूछ लेते हैं स्टेट की, तो अगर वहाँ की बर्ड के बारे में बात करें तो हिल माइना वहाँ की बर्ड हो जाती है। और ट्री के बारे में बात करें तो सोइरा रोबस्टा वहाँ की जो ट्री है, नेशनल ट्री है, मतलब जो स्टेट ट्री है वो आप मान सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि 2019 मई के अंदर ही
एक अपॉइंटमेंट हुई थी यूएन सेक्रेटरी जनरल एज द न्यू फोर्स कमांडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान। मतलब कि इसके अंदर एक जनरल की अपॉइंटमेंट हुई थी, एक नए कमांडर की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो वो किस इंसान को मिली थी? तो वो इंसान थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल सैलियस तनाइकर। इन्हें आप कह सकते हैं ये इतनी बड़ी जो अपॉइंटमेंट है वो मिली थी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारे ही देश के इतने अच्छे नौजवान को ये एक बहुत बेहतरीन जो पोस्ट है वो मिली थी, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम भी। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि संजी आर्ट वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? संजी आर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और स्पेसिफिकली बात करें तो आपकी मथुरा साइड से, जहाँ कृष्ण भगवान का जीवन हुआ था, वहाँ से ये रिलेटेड है। और काफ़ी बेहतरीन आर्ट है। आप देख सकते हैं कि पेपर की कटिंग से बनाई जाती है। यहाँ पे कोई ड्राइंग या फिर किसी कलर का यूज़ नहीं किया जाता है, पेपर को कट करके ही डिज़ाइन या फिर ड्राइंग जो है वो यहाँ पे करी जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगती हैं। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, संजी आर्ट। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर? एडवेक को किस इंसान ने आप कह सकते हैं क्रिएट किया था, किसके साथ? मेमोरी के साथ। मतलब कि दोनों ही चीज़ें, एक तो ये आप कह सकते हैं कंप्यूटर को भी और उसको मेमोरी को भी, इन दोनों ही चीज़ों को वो होल्ड कर सकेगा, और एक स्टोर प्रोग्राम भी साथ साथ वहाँ पे रख सकेगा वो लोग। ये बातें किस इंसान ने क्रिएट करी थी? तो जॉन वॉन न्यूमैन है, जिन्होंने इन दोनों ही चीज़ों को एक साथ मिक्स करके, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों ही चीज़ों को मिलाकर एक नई तरीके के कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था। तो नाम याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, बोला गया है कि उत्तर प्रदेश कितने स्टेट्स के साथ या फिर यूनियन टेरिटरीज के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है? तो दोस्तों 9 ऐसे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 9 वो स्टेट्स हैं जिनसे हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि भूग्याल जो है वो हाई एल्टीट्यूड मीडोज एंड पास्चर्स हैं हिमालयन स्लोप्स के, तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये, जो आप कह सकते हैं आप मिडोज एंड पास्चर्स हैं, ये दोनों ही चीज़ें उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है, आप फोटो में देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ जो हैं आप मान सकते हैं ये दिखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो कैपिटल आपकी गैरसैंण हो जाती है समर के अंदर, देहरादून विंटर के अंदर, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो ये ही बातें थी उत्तराखंड से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ग्रुप्स इज एसोसिएटेड टू कार्बोरेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड CUMI, वन ऑफ द लार्जेस्ट एब्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। मतलब कि सबसे ज़्यादा एब्रेसिव मैन्युफैक्चर कंपनी है इंडिया के अंदर, तो बोला है वो किस ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड है? तो मुरुगप्पा जो ग्रुप है इसके साथ ये एसोसिएटेड है आपकी CUMI। मुरुगप्पा के बारे में बात करें तो ये 1900 में फाउंड करी थी, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इस टाइम पे MM मुरुगप्पा हैं, और इनके फाउंडर जो हैं वो दीवान बहादुर AM मुरुगप्पा चित्तई हैं। और इतना बड़ा नाम आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा बिल्कुल भी, तो वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने सोचा आपको बता दूं। और मैं आपको बता दूं ये एक फैमिली कंपनी या ग्रुप मान सकते हैं, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बिजनेस फैमिली बिजनेस ही मान सकते हैं इसे। तो जो भी लोग आगे बनते हैं वो फैमिली वाले ही बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि हॉस्पिटल्स में हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए किसी पेशेंट्स की, तो किस तरीके के कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है जब भी हम लोग पेशेंट्स की हार्ट बीट को मेज़र करते हैं। मेन फ्रेम को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर ऑप्शंस में दी गई हो तो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं मेन फ्रेम को? तो हार्ट बीट ऑफ पेशेंट्स को मेज़र करने के लिए हॉस्पिटल्स में ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? मतलब कि MLA बनने के लिए कौन सी मिनिमम एज चाहिए होती है? तो 25 ईयर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको MLA बनना है। और बता दूं मैं आपको, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो 35 ईयर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 ईयर्स लोकसभा में, और 30 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए अगर हम लोग राज्यसभा में बात करें तो। ओके दोस्तों, तो ये सारी एजेस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि कौन सी लेक, मतलब कौन से स्टेट में कोलेरू लेक आती है? मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये आया था आपका 3 जुलाई में इवनिंग शिफ्ट में आया था, और अभी ये आफ्टरनून शिफ्ट में पूछ लिया 4 जुलाई को। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था। और बता दूं मैं आपको, कोलेरू लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में आती है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो है वो
आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो बिश्वा भूषण यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं, और जो सीएम है वहाँ के वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी। ओके दोस्तों, तो ये बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की कैपिटल के बारे में बात करें तो 3 कैपिटल हैं, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, अमरवटी जो है वो लेजिस्लेटिव है, और कुरनौल जो है वो जुडिशियल इसकी कैपिटल हो जाती है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में सबसे ज़्यादा पीसफुल कंट्री कौन सी रही थी। तो आइसलैंड का जो पोजीशन था, जो रैंक थी, वो नंबर 1 रही थी ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर। आइसलैंड की कैपिटल के बारे में बात करें तो रेजविक हो जाती है यहाँ की कैपिटल। प्रेसिडेंट जो है वो हो जाते हैं वुआनी थी जुआनिसोन, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर मैंने सोचा बता दूं आपको। और इंडिया की रैंक रही थी उस टाइम पे 141। ओके दोस्तों, तो ये बातें थी आपकी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 के बारे में और आइसलैंड के बारे में भी। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि एक केव है जो आप मान सकते हैं बराबर केव जो है वो सबसे ज़्यादा पुरानी रॉक कट केव है इंडिया के अंदर। तो वो कौन से पीरियड से बिलोंग करती है। तो मौर्य एम्पायर जो है वो उस टाइम की केव है, बता दूं मैं आपको। और जो आपकी बराबर हिल्स जो हैं ये आपकी जिहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बिहार के अंदर आती है। और मौर्य एम्पायर के टाइम पे जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र रहा करती थी। तो ये बातें छोटी मोटी थी जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। मौर्य एम्पायर के आप मान सकते हैं जो फाउंडर थे वो भी आपके चंद्रगुप्त थे। ये बातें भी आपको बता दूं मैं आपकी, जिनका जो आप कह सकते हैं जो जीवन रहा था वो 322 से लेके 297 BCE तक रहा था। नेक्स्ट सवाल वही मौर्यन एम्पायर से ही कि बोला गया है कि जब एक कौन सा ऐसा टाइम था जिस टाइम पे चाइनीज़ के एक ट्रेवलर आए थे जुआन जिंग, उन्होंने इंडिया को विजिट किया था। तो वो भी मौर्य एम्पायर का ही था। चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पे उन किंग थे जब वो आए थे इंडिया के अंदर विजिट करने के लिए इंडिया को, ध्यान रखिएगा। राफेल नडाल जो कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हैं टेनिस के, पूछा गया उनके बारे में कि उनका वो कौन सी कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो स्पेन जो है वो कंट्री है जिससे वो बिलोंग करते हैं। और राफेल नडाल के बारे में बात करूं तो इस टाइम पे वो वर्ल्ड के दूसरे नंबर के टेनिस प्लेयर हैं। और इन्हें ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप मान सकते हैं वो कई 4 बार इन्होंने जीती है, 2008 के अंदर, 2010 के अंदर, 2017 और 2019 के अंदर। इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इनका टेनिस में, मतलब इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है टेनिस के अंदर। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज डिक्लेयर्ड एज अ मलेरिया फ्री कंट्री इन May 29 बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया था। तो अर्जेंटीना वो कंट्री है जिसे मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया था दोस्तों 2019 के अंदर। नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है विजुअल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाते वक्त। अगर वहाँ जब कंडक्ट करवाते हैं तो कौन सा आप मान सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है ईयरडम के लिए। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओटोस्कोप, और इसको साथ ही साथ ऑरिस्कोप भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लगाया जाता है और इसका काम रहता है कि वो बताता है वहाँ प्रॉब्लम ना होने, मतलब विजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए देखा जाता है, मतलब ईयर ड्रम के अंदर देखने के लिए कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को देखने के लिए ये यूज में लिया जाता है। लास्ट आपका सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द UEFA चैंपियनशिप लीग फुटबॉल ट्रॉफी एट मैड्रिड ऑन 1 जून 2019। कौन सी फुटबॉल टीम की लीग, मतलब कौन सी फुटबॉल टीम थी जिसने ये जीता था, और वो टीम थी आपकी लिवरपूल फुटबॉल क्लब। ओके दोस्तों, और इनका लोगो देख सकते हैं, यू विल नेवर वॉक अलोन, आप अकेले नहीं चल सकते हैं, आप अकेले भाग सकते हैं। ओके सो सॉरी, मतलब चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा समझते हैं। UEFA का मतलब यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, और 1955 में ये बनाई गई थी। उस टाइम पे इसे यूरोपियन कप के नाम से बुलाया जाता था, और इसे दोबारा 1992 के अंदर रीब्रांड किया गया था। ये बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैंने सोचा आपको बतानी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सभी वीडियोस को। मैं इसके बाद और वीडियो जैसी लाता रहूँगा। CHSL का पूरा पेपर मुझे कंप्लीट करवाना है, जितना भी 2019 के सारे पेपर्स कंप्लीट करवाने हैं मुझे। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियोस को देखते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।